नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। दिल्ली में भले ही हवा जहरीली हो, लेकिन दिल्ली सरकार यमुना में राजनीतिक डुबकी लगाने की तैयारियों में जुट गई है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि साल 2025 में वो राजधानी के लोगों को यमुना में डुबकी लगवा देंगे। दिल्ली में तभी चुनाव भी होंगे, तो ऐसे में इस फैसले का सीधा फायदा अरविंद केजरीवाल को लेगा। लेकिन प्रश्न ये कि बिजली पानी माफ करने वाली दिल्ली में हवा कब साफ होगी? अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नज़र रहेगी। जिस दिल्ली की पहचान दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की बन चुकी हो, छठ पर जिस दिल्ली को सारी दुनिया ने हैरानी से देखा हो, जिस दिल्ली में यमुना को पानी वाले पाइप से साफ करने की कोशिश हुई हो, केजरीवाल की उस दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने की तारीख का ऐलान हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि वो 2025 तक यमुना को साफ कर देंगे। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सारा प्लान बन चुका है। यमुना को साफ करने के 6 बिंदुओं पर दिल्ली सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है और अगले चुनाव से पहले दिल्ली वालों का सपना सच हो जाएगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। यमुना को साफ करने के लिए केजरीवाल सरकार ने इंडस्ट्रियल कचरे पर नकेल कसने का प्लान बनाया है। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार झुग्गियों की गंदगी को सीवर से जोड़ेगी। गंदे नालों की बड़े स्तर पर सफाई की जाएगी। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी और यमुना की सफाई का अभियान दिल्ली सरकार चलाएगी। हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नज़र रहेगी। एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में। माइलस्टोन्स हैं, इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नज़र रखूँगा। इसकी टाइम लिमिट्स को हम वो नहीं होने देंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम सब दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा, यमुना साफ होगी। तो जो दिल्ली सरकार प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों का सामना कर रही है, वो चुनावी साल में छठ के मौके पर यमुना की इन बदरंग तस्वीरों को दोहराना नहीं चाहती। मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर दिल्ली की जनता से झूठ बोला है। आज फिर वो एक बार वादा दोहरा रहे हैं अपना, जो उन्होंने पिछले 6 साल में 6 बार वादा किया है कि दिल्ली की यमुना को वो साफ करके दिखाएंगे और अगले चुनाव से पहले उसको साफ करेंगे। अरविंद केजरीवाल साहब, मुझे लगता है कि आपको भूलने की बीमारी हो गई है। यमुना की तरह प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार एक्शन में दिख रही है। पूरी दिल्ली के आसमान में पानी फेंकती है मशीनें जगह जगह घूमती दिख रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट के नजदीक और तस्वीर आप देखिए, ट्रकों के माध्यम से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल प्रदूषण से निपटा जा सके। और न सिर्फ सड़कों पर छिड़काव हो रहा है, बल्कि ये फॉगिंग मशीन जो आप देख रहे हैं, इस फॉगिंग मशीन के जरिए पूरी दिल्ली की जो पेड़ है वहां जमी हुई धूल को भी हटाया जा रहा है। अब दिल्ली के रोहिणी की तस्वीर देखिए,
जहां ये काम करने का जिम्मा फायर डिपार्टमेंट की टीम ने संभाला। बुधवार को ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें जरूरी सेवाओं के अलावा दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन करना, सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश देना और 1000 सीएनजी बसों को सड़कों पर उतारना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली सरकार की सक्रियता की तारीफ कर चुका है, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों को राहत मिलती नहीं दिख रही। प्रदूषण की मार दिल्ली वालों को जो झेलनी पड़ रही है, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन, दिल्ली का कंट्रीब्यूशन 30% है। इसलिए हमारे सारे प्रयास का इम्पैक्ट भी 30% पे हो रहा है। 70% जब पोल्यूशन बाहर से आ रहा है, तो फिर सारा बाहर पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। दिल्ली में प्रदूषण के लिए कौन दोषी है, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि राजधानी की जहरीली हवा सेहतमंद नौजवानों को भी बीमार कर रही है। दिल्ली के द्वारका के आकाश अस्पताल में एक 30 साल का नौजवान सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती हुआ, जबकि न तो उसे अस्थमा था और न ही वो धूम्रपान करता था। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण ने इस नौजवान की हालत कर दी। उनकी सांस की जांच करने पे ये भी पता चला कि सांस के रास्ते में रुकावट है और उनकी सांस में जो एक एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट होता है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी। सिर्फ पुअर एयर क्वालिटी ही एक ऐसी चीज थी जिससे हम लिंक कर पा रहे थे कि यही एक ट्रिगर फैक्टर है जिसके कारण उनको एस्थमा हुआ या फिर एस्थमा का फ्लेयर अप हुआ। दावा है कि ऐसा ही एक मामला मूलचंद अस्पताल में सामने आया, जहां 52 साल के एक ऐसे मरीज का इलाज किया गया जिसकी कोई स्मोकिंग हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन जब जांच करवाई गई तो रिपोर्ट में ऐसा पाया गया जैसे मरीज पिछले 20-30 साल से स्मोकिंग कर रहा हो। इस वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। राजधानी में प्रदूषण कैसे घर घर की समस्या बन गया है, उसका एहसास आपको दिल्ली में हुआ एक ताजा सर्वे करवाएगा, जिसके मुताबिक प्रदूषण की वजह से डॉक्टर के पास पहुंचने वाले परिवारों की संख्या 22% से 44% हो गई है। सर्वे के मुताबिक 44% लोगों ने बताया कि हाल ही में या तो वो प्रदूषण संबंधित बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास गए या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य क्लिनिक गया था। दिल्ली एनसीआर के 86% परिवारों ने दावा किया कि उनके परिवार का एक या उससे ज्यादा सदस्य जहरीली हवा से प्रभावित हुआ है। Pollution is on the whole, it's affecting the health, and even for children, for that matter, pollution has increased so much that it affects their lungs, their eyes, their nose. दिल्ली की गंदी यमुना की झाग साफ करने की तारीख तो केजरीवाल ने बता दी। अब दिल्ली वालों को प्रदूषण से मुक्ति की तारीख का इंतजार है, ताकि भले चंगे किसी भी दिल्ली वाले को डॉक्टर के चक्कर न लगाने पड़े। पंकज जैन के साथ स्नेहा मोरदानी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यमुना की सफाई पर बड़ा ऐलान तो कर दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर आज बड़ी बड़ी बातें कही हैं। सरकारी बैंक्स के प्रमुखों को पीएम मोदी ने यह विश्वास दिया है कि वो देश हित में आगे बढ़ें, वो दीवार बनने को तैयार हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक्स का पैसा लेकर विदेश भागने वालों को भी सख्त संदेश दिया है। अब एक ऐसी अवस्था में हम पहुंचे हैं कि सच्चे अर्थ में ये छलांग लगाने के लिए जमीन मजबूत है, टारगेट तय है, बस चल पड़ना है। देश के टॉप बैंकों के प्रमुखों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने पूरे भरोसे के साथ ये ऐलान किया कि कोरोना की चुनौती के बावजूद भारत लंबी छलांग लगाने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में बैंकों की हालत पहले से बेहतर हुई है, जिसका सबूत बैंकों का पिछले 5 सालों का सबसे कम डूबा हुआ कर्ज है। 2014 के पहले की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाशे हैं। हमने एनपीएस की समस्या को एड्रेस किया, बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, उनकी ताकत को बढ़ाया, जिसको हम प्रधानमंत्री ने इस दौरान पिछली सरकारों का जिक्र किया और कहा कि जो पैसा उन्होंने फंसाया था उसे लाने में उनकी सरकार कामयाब रही। सरकार ने जिस पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, उसका एक प्रतिबिंब बैंकों को वापस मिली राशि भी है। हमारे देश में
जब बैंकों से कोई उठा के भाग जाता है तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन कोई दम वाली सरकार वापस लाती है तो इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है। में जुड़े सभी अन्य बैंकों की हालत सुधरने की बात चली तो इस दौरान पीएम ने बैंकों का पैसा भागने वालों को भी सख्त संदेश दिया और कहा कि लौट कर आने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। सोच बनी हुई थी, बैंक हमारी ही है, बैंक में जो है वो भी हमारा ही है, वहां रहे या मेरे यहाँ रहे क्या फर्क पड़ता है। नीतियों का भी आधार लिया है, कानून का भी आधार लिया है, डिप्लोमेटिक चैनल का भी उपयोग किया है और मैसेज भी बहुत साफ है कि यही एक रास्ता है, लौट आइए। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के तेजी से पटरी पर लौटने की बात रिजर्व बैंक के अलावा दुनिया भर की रेटिंग एजेंसी कर रही है। IMF पहले ही कह चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली है। शायद इसी बात से उत्साहित होकर पीएम ने बैंकों से बेहिचक देश हित में फैसले लेने की बात कही। मैं आपके साथ हूं। देश हित में सत्य निष्ठा से किए हुए किसी भी काम के लिए आप मेरे शब्द लिख करके रखिए, जैसे ये मेरा वीडियो क्लिपिंग अपने पास रखिए। मैं आपके साथ हूं, आपके पास हूं, आपके लिए हूं। बैंक किसी भी देश की आर्थिक तरक्की की रीढ़ होती है। शायद इसीलिए पीएम ने इतनी बड़ी बात बैंकों के प्रमुखों से कही ताकि सरकार के किए आर्थिक सुधारों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहें और भारत को लंबी आर्थिक छलांग लगाने में कोई अड़चन न आए। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे राजस्थान, जहां से आज एक बहुत ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। बाड़मेर में एक महिला पर कुछ लोगों ने जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश कर दी और ये सब कुछ हुआ थाने से चंद कदमों की सिर्फ दूरी पर। ये दिल दहला देने वाला वीडियो राजस्थान के बाड़मेर का है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस वीडियो में एक महिला अवैध कब्जे का विरोध कर रही है, लेकिन जेसीबी मशीन का ड्राइवर इस महिला को कुचलने की कोशिश करता है। वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जिसमें शांति देवी नाम की महिला बुलडोजर के सामने खड़ी है। इसके एक हाथ में लकड़ी है तो दूसरे हाथ में पत्थर। इस महिला के पीछे तमाशबीनों की पूरी फौज है। बावजूद इसके इस पर खुलेआम जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश होती है, लेकिन महिला पहले जेसीबी मशीन के ऊपर डंडे से वार करती है। इसके बाद ये महिला दोबारा जेसीबी चालक पर पत्थर फेंक कर मारती है। अगले कुछ पल लोग मारपीट करते हुए दिखते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा इस महिला के ऊपर लौटता है तो चौंकाने वाला वीडियो सामने आता है। आप देखिए किस तरह से एक महिला इस लाल रंग की साड़ी पहने महिला को जमीन पर दबोचे हुए है। इस दौरान जेसीबी मशीन इस महिला की बेहद करीब से गुजरती है। आरोप है कि इस महिला पर जेसीबी मशीन चढ़ाने की भी कोशिश की गई। ये सारी मारपीट दो पक्षों के बीच जमीन विवाद का नतीजा है। अब ये देखिए, जिस महिला पर जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश होती है उसे दूसरे पक्ष की महिलाओं ने किस तरह से दबोच कर रखा हुआ है। दोनों पक्षों के बीच में जो तकरार और जो घटनाक्रम हुआ और जो वीडियो वायरल हुआ, वो उसको लेके मुकदमा दर्ज है, अनुसंधान चल रहा है। दोनों पक्षों को पाबंद कराया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि सारी मारपीट थाने से चंद कदम की दूरी पर हुई। जिन लोगों ने महिला पर जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश की वो अब भी कानून की पहुंच से बाहर हैं। आज तक ब्यूरो। बिकते हैं बेरोजगार, खरीद लो सरकार। राजस्थान में बेरोजगार पिछले 35 दिनों से बेरोजगार हाट लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये वो बेरोजगार हैं जिनके साथ सरकार ने लिखित में नौकरी देने का समझौता किया था, मगर समझौता करने के बाद भी नौकरी इन्हें नहीं मिली। सरकार की वादा खिलाफी के शिकार इन नौजवानों ने प्रदर्शन करते हुए दिवाली की रात खुली सड़क पर गुजारी। सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कभी सड़क पर दंडवत कर रहे हैं तो कभी मंडी लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही।
जयपुर के शहीद स्मारक पर लगी ये बेरोजगारों की अनोखी सब्जी मंडी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार आज देश को जयपुर में सरकारी वादा खिलाफी के शिकार नौजवान बेरोजगारों की दर्दनाक कहानी दिखाने वाले हैं। शहीद स्मारक पर, जहां पर शहीदों के जगह पर आकर लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, वहां पर बेरोजगार बाजार में बैठे हैं और इस तरह से हाट लगाए बैठे हैं। देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर सब्जी मंडी, फूल मंडी, फल मंडी, खिलौना से लेकर हर चीज का बाजार लगा हुआ है। राजस्थान के जिन नौजवानों को सरकारी दफ्तरों, स्कूल और अस्पतालों में इज्जत के साथ नौकरी करना चाहिए था, उन लोगों को कुंभकर्णी नींद में सो रही सरकार को जगाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। गहलोत सरकार ने आज से 3 साल पहले 31,000 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन आज 3 साल हो गए हैं इस भर्ती को और वही पद 31,000 है और अभ्यर्थियों की संख्या 27 लाख है। तो 27 लाख अभ्यर्थियों की संख्या और पद 31,000। 3 साल में साला दर्पण पर 90,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। 123 दिनों तक बीकानेर के शिक्षा निदेशालय में धरना देने के बाद राजस्थान के बेरोजगार अब राजधानी जयपुर में पिछले 5 हफ्तों से इसी तरह सरकार का ध्यान खींचने में लगे। इनसे मिलिए, ये दौसा के नेमीचंद दाधीच हैं, जिनका चयन रीट 2018 में हुआ था। बाड़मेर के धौरी मन्ना प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग भी मिल गई थी, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बावजूद अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। पारिवारिक स्थिति बहुत ही नाजुक है सर। पिताजी हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं और शादी को हुए मेरे 5 साल हो गए हैं और 2 बच्चे हैं। पारिवारिक स्थिति और घर की स्थिति बहुत ही नाजुक है और मैं घर को छोड़े हुए आज 4 महीने हो चुके हैं। 16 जुलाई से बीकानेर निदेशालय के सामने हम लोगों ने धरना लगाया। सांकेतिक मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने के लिए लगाया, जो आज दिन तक भी वो चालू है। पानी की बोतल बेच रही MA PhD नेट पास मनीष हैं। साल 2018 में लक्ष्य परीक्षा में सरकार ने 689 पद कम कर दिए। प्रदर्शन कर रहे ये वो चंद खुशकिस्मत चयनित छात्र हैं जो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर भी कई बार आश्वासन पाने पर भी भटक रहे हैं। मैं MA B.Ed नेट JRF हूँ और ये कातर जनसभा के अंदर 2 जगह माननीय शिक्षा मंत्री जी आए थे। उन्होंने घोषणा कर दी 2 बार कि आपकी सीट बढ़ोतरी कर दी जाएगी, मगर उन्होंने अभी तक ना मैं प्रेस नोट निकाला ना मैं ज्वाइनिंग का आदेश दिए। प्रदर्शन करने वाले छात्रों में सबसे ज्यादा उम्र के अरुण शर्मा है, जो साल 2013 से ही अस्पतालों में प्रयोगशाला सहायक की नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। कोरोना काल में सरकार ने इनका भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन 3 बार लिखित में आश्वासन मिलने के बावजूद अपना हक पाने के लिए इन्हें जूते पॉलिश कर सरकार को अपने वादे याद दिलाने पड़ रहे हैं। आज हम बूट पॉलिश कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जब राजस्थान सरकार हम पे फूल बरसा रही थी, हमारे को वाहवाही का तोहफा दे रही थी, लेकिन वो वाहवाही और फूल पुष्प कहाँ गए। इसी साल फरवरी महीने में दस्तक पर खबर दिखाए जाने के बाद आधी रात को सरकार के 2 मंत्री धरना स्थल पर पहुंचे थे और लिखित में बेरोजगारों की मांग मानने का आश्वासन भी दिया था, मगर अब तक ये छात्र सरकार के वादों को हकीकत में तब्दील होने का इंतजार कर रहे हैं। अब इनकी योजना 24 नवंबर को प्रियंका गांधी से अपना दुखड़ा सुनाने के लिए उत्तर प्रदेश कूच करने की है। समझौते की तमाम मांगे पूरी की जाए, जो रीट शिक्षक भर्ती में विशेष शिक्षकों के 5,000 पद निकाले जाए, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, प्रयोगशाला सहायक 15 से 34 को आज कैबिनेट में अनुमोदन दिया जाए। सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो 24 तारीख को प्रियंका गांधी जी की रैली उत्तर प्रदेश में वहाँ कूच करेंगे। ये उस राज्य का हाल है जहाँ वोट मांगते हुए नौजवानों को ये वादा किया गया था कि नई सरकार दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे रोजगार देने में लगाएगी। हमारा चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे आपको रोजगार देने का काम करेगा। लेकिन गहलोत सरकार बनने के 3 साल बाद राजस्थान में सरकारी नौकरियों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। राज्य के बेरोजगारों को पिछले 3 सालों से हर साल 80,000 नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। रिक्त पदों की नौकरियों को ही बार बार सरकार निकाल रही है। नई नौकरियां पैदा करने में सरकार नाकाम नजर आ रही है। जो परीक्षाएं हुई भी हैं, वो पेपर लीक का शिकार हो गई हैं। रीट 2021 और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पेपर आउट करने वाले आरोपी तो आराम से आजाद घूम रहे हैं, लेकिन बेरोजगार सड़क पर बैठे हैं। रीट 2021 के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन सरकार ने जो
विशेष शिक्षकों के मामले में जो ऊंट के मुंह में जीरा इतनी पोस्ट देने की जो कोशिश कर रही है वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सरकार गंभीरता से नहीं ले रही। आज भी प्रदेश के लाखों संविदाकर्मी इस आशा और उम्मीद के साथ है कि सरकार ने चुनावी समर के अंदर हमसे जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने का काम करेंगे, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार वार्ता करने नहीं आ रही है। 34 दिन हो गए यहाँ पर धरना देते हुए। जो वादे किए थे, लिखित में समझौते किए थे, उन वादों का क्या हुआ, उन समझौतों का क्या हुआ, वह भी सरकार नहीं याद कर रही है। चुनाव में पार्टियां नौजवानों का वोट पाने के लिए हर हथकंडा अपनाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब ये पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं, तो नौजवानों के नतमस्तक होने पर भी जागती नहीं है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अशोक गहलोत जी शायद ये रिपोर्ट देखें तो उन्हें समझ में आया कि वादा सिर्फ वादा नहीं होता, उसे पूरा भी करना होता है। खबर हमने आपको यमुना की दिखाई थी, तो यमुना को साफ करने में तो अभी 2025 तक का समय और सामना करना पड़ेगा, केजरीवाल कहते हैं। लेकिन आतंक की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। 2 साल में आतंक पूरी तरह से खत्म। पूरी रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका आज तक में। दस्तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई का सुपर प्लान तैयार हो चुका है। आतंकवादी और उनके हिमायतियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है और यह तय हुआ है कि आम नागरिकों के चोले में आतंकवादियों का साथ देने वालों का इस बार तबीयत से हिसाब होगा। सुरक्षा बलों ने आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर की जड़ें उखाड़ देने की योजना बना ली है। 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। कश्मीर में आतंक के शुभ चिंतकों के अच्छे दिन खत्म। कश्मीर में आतंक के समूल सफाई का फाइनल प्लान। कश्मीर में 2 साल की डेडलाइन, आतंक का काउंटडाउन। कश्मीर में न आतंकी बचेंगे, न आका, न रखवाला। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है। मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में डंके की चोट पर ऐलान कर आए। पाक परस्त जमात को उनकी मांद में घुसकर ललकार आए। आतंक के संपूर्ण सफाई का ऐलान कर आए। अब उन दावों वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने आतंकियों पर फाइनल वार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। एक तरफ आतंकवादियों के खात्मे को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में बड़े ऑपरेशन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादियों के सहयोगी यानी ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर के बड़ी तैयारी की जा रही है। कल गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद ये निर्देश दिए गए कि अलगाववादियों की तर्ज पर ओवरग्राउंड वर्कर की चेन तोड़ने के लिए एनआईए बड़े ऑपरेशन करे। सूत्रों ने जानकारी दी है कि एनआईए आने वाले दिनों में ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ बड़े ऑपरेशन करने की तैयारी कर चुका है। श्रीनगर से दिल्ली तक आतंकियों की घेराबंदी का प्लान तैयार हो रहा है। बड़ी बैठक गृह मंत्रालय में हुई है। पहले देखिए इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, एनआईए के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी, बीएसएफ के डीजी, आईबी के अफसर, गृह मंत्रालय के अफसर। ये बैठक करीब 1.25 घंटे चली, लेकिन इसमें जो प्लान बना वो आतंक की कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादी संगठनों की तर्ज पर ओवरग्राउंड वर्कर पर बड़ा शिकंजा कसने का प्लान तैयार हुआ है। इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा एनआईए पर होगा। हाल ही में गिरफ्तार ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में एनआईए को कई साजिशों की जानकारी मिली है। एनआईए ने अब तक 27 आतंकी और उनके सपोर्टर ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। एनआईए के रडार पर इस समय ओवरग्राउंड वर्कर के कई रिंग लीडर्स हैं। ये भी पता चला है कि कई ओवरग्राउंड वर्कर के दूसरे राज्यों में भी संपर्क हैं। एनआईए अब पैन इंडिया आतंकियों के सहयोगियों पर शिकंजा कसेगी। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की मदद करते हैं। वो उनको गाइड करते हैं, उनके बदले सर्विलेंस करते हैं, उनके बदले रिकॉनेसेंस करते हैं, उनके बदले उनको सेंचुरी देते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन की मदद करते हैं, उनको खाद्यान्न देते हैं और उनके लिए तमाम काम करते हैं
सिक्योरिटी फोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस देते हैं। लाजमी है कि जब ऑपरेशन आतंकियों के साथ शुरू होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं घरों में होते हैं जहां पे हो सकता है कॉल सेंटर चल रहा हो, उनका आंख काट का काम करते हैं, तो इसको देख जो नई एक रणनीति अपनाई है, इसमें जो आवाम है वो कई बार फंस जाती है, और खासकर जब पूर्व मुख्यमंत्री इनके साथ खड़ी होती दिखती है तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश है, और इस आतंकी सोच को मारना निहायत जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ओवरग्राउंड वर्कर क्या होते हैं और इन्हें दबोचना क्यों जरूरी है। ओवरग्राउंड वर्कर को हाइब्रिड आतंकी भी कहा जाता है। ये कभी आतंकी बन जाते हैं तो कभी आम नागरिक का चोला पहन लेते हैं। ये आतंकियों के बड़े मददगार हैं और हथियारों की सप्लाई चेन के मास्टरमाइंड होते हैं। इन ओवरग्राउंड वर्कर का रोल बेहद खतरनाक है। इनके बिना आतंकियों की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। ड्रोन, हाई ग्रेनेड, AK सीरीज की राइफल, एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों की सप्लाई इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए होती है। इसलिए इन्हें धराशायी करना जरूरी है और अब इनका अंत भी तय है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्त करने की समय सीमा भी तय कर दी। 2 साल, जी हां, सिर्फ 2 साल में कश्मीर को आतंकवाद से आजादी दिला दी जाएगी। केंद्र सरकार ने यह तय कर लिया है कि कश्मीर में अमन की राह में आने वाली किसी भी शक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादियों के पक्ष में खड़े कश्मीर के राजनीतिक दलों को भी सख्त संदेश दे दिया गया है कि आतंकवादियों से भाईचारे की राजनीति अब नहीं चलेगी। गोलियों से घिरे कश्मीर के ऐसे इलाकों की तस्वीर आपके ज़हन में पहले भी दर्ज होती रही है। आतंक से 2-2 हाथ की ऐसी जंग आप पहले भी देखते रहे हैं। ये कुलगाम की तस्वीरें हैं, जहां सुरक्षा बलों ने एक साथ 5 आतंकियों का फाइनल हिसाब किताब कर दिया और मौत के अंजाम तक पहुंचा दिया। अफाक सिकंदर, TRF का टॉप कमांडर, शाकिर उर्फ अम्मार, हैदर उर्फ असलम टाइगर, इब्राहिम, 5वें आतंकी की शिनाख्त भी जारी है। इन आतंकियों का अंत हुआ सुरक्षा बलों के ढूंढो और ढेर करो वाले ऑपरेशन के तहत, जिसके जरिए अब आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने तो आतंक की सफाई की समय सीमा भी तय कर दी है। कानून व्यवस्था को लेकर के निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों की सख्ती का सीधा मतलब है आतंक अब कतई बर्दाश्त नहीं, न ही उनके हिमायतों से ही कोई सहानुभूति होगी। कश्मीर में आतंकियों के सफाई का ऑपरेशन ऑल आउट पहले से जारी है। अक्टूबर में तो कश्मीर में दहशतगर्दों पर सुरक्षा बलों ने कहर बरपा दिया है। जरा 3 महीने के आंकड़े पर गौर कीजिए। सितंबर में 10 आतंकी ढेर, अक्टूबर में 17 आतंकी मारे गए, नवंबर में 5 आतंकियों का अंत हुआ। लगातार हो रहे प्रहारों से बिलबिलाए आतंकी कायराना हरकतों पर उतर आए हैं। गैर कश्मीर आम और गरीब लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उनकी ये साजिश भी चलने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती उन नेताओं में से हैं जो आतंकवादियों से भाईचारे का नारा लगाती रहती हैं, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन पर सवाल उठाती रहती हैं। उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले तो एनकाउंटर में सिविलियंस को मार देते हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और आज वो तमाम फैमिली श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में डेड बॉडीज मांग रही है, लाशें मांग रही है, और ये सरकार इतनी जालिम है कि मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती जैसी नेताओं को पुख्ता संदेश दे दिया कि आतंक पर मीठी बोली नहीं चलेगी। महबूबा के भाई पर ईडी का शिकंजा है तो खुद महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार कश्मीर में अमन के बयार बहाने की ठान चुकी है और अब इस रास्ते में कोई भी रोड़ा उसे मंजूर नहीं। बदलते कश्मीर की रंगत पूरी दुनिया देख रही है। डल झील की आबो हवा बदल चुकी है,
लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। अमित शाह 370 की विदाई के बाद खुद कश्मीर जाकर भाईचारे का पैगाम दे आए हैं। मंदिरों की भूमि है, माँ वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। एक तरफ आतंक से दो हाथ तो दूसरी तरफ विकास का ब्लूप्रिंट। कश्मीर की कायापलट अब कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हमारा पूरा देश ये जानता है कि जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली अगर किसी को नापसंद आएगी तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान आतंक से मुक्ति के अभियान में अड़ंगा डालने से बाज बिल्कुल नहीं आने वाला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का नाम भारत को बदनाम और भारत के प्रति दुष्प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया और एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। I'm constrained to take the floor once again to respond to some frivolous remarks made by the representative of Pakistan earlier today. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मंच था और पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर पर अपनी चाल दिखा रहा था। पाकिस्तान को तो अपने गिरेबां में नहीं झांकने की बीमारी है, लेकिन भारत की बेटी ने एक बार फिर UNSC के मंच से पाकिस्तान का सच से सामना करवा दिया। This is not the first time the representative of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी सच से मुंह छिपाता फिरे, लेकिन वो जब भी कश्मीर पर झूठ की जुबान चलाएगा, भारत उसे बेनकाब करेगा। वैश्विक आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कम से कम 12 संगठनों का ठिकाना है पाकिस्तान, जिनमें से 5 आतंकवादी संगठन सिर्फ भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। इनका सारा फोकस भारत में दहशत फैलाने पर रहता है। जाहिर है पाकिस्तान सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन है। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नकाब उतारा है। Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists prescribed by the UN Security Council. ये पाकिस्तान का नकाब ही तो है जो वो खुद को आतंकवाद का पीड़ित देश बताते नहीं थकता, लेकिन असल में जितने प्रकार के आतंकवादी पाकिस्तान में पाए जाते हैं उतने कहीं और नहीं। पाकिस्तान में चल रहे आतंकी संगठनों को अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी वैश्विक स्तर के आतंकवादी संगठन, यानी जो दुनिया भर में आतंकवाद का पर्याय हैं। दूसरी श्रेणी अफगानिस्तान सेंट्रिक आतंकवादी संगठन, यानी जो अफगानिस्तान में आतंकवाद के जिम्मेदार हैं। तीसरी श्रेणी भारत और कश्मीर में केंद्रित आतंकवादी संगठन, यानी जो भारत और कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं। चौथी श्रेणी पाकिस्तान सेंट्रिक आतंकवादी संगठन, यानी जो पाकिस्तानी जनता को निशाना बनाते हैं। और पांचवी पंथ केंद्रित आतंकवादी संगठन, यानी जो शियाओं को निशाना बनाते हैं। यानी खुद अपने ही देश के लोगों का दुश्मन है पाकिस्तान, जहां आतंकवादियों को फ्री पास मिलता है निर्दोष लोगों की जान लेने का, आतंकवाद से लहूलुहान करने का। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान का ये तमाशा अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। I would like to be categorical about India's position. The entire Union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation.
तालिबान, अलकायदा, आईसिस, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान, हरकतुल मुजाहिदीन, दुनिया के किसी भी आतंकवादी संगठन का नाम लीजिए और पाकिस्तान का नाम आपके जहन में आ जाएगा। वो कश्मीर के नाम पर आतंकवादियों की फौज तैयार करता है। वो अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के लिए हक्कानी नेटवर्क तैयार करता है। आतंकी हमला चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ ही जाता है, क्योंकि दुनिया में अगर आतंकवादियों का कोई ठिकाना है तो वो है पाकिस्तान। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ। यहां एलओसी से बाज 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ा गया है जो बीयू में जाकर पाकिस्तानी आतंकवादी ट्रेनिंग पाकिस्तान में लेने वाले थे। तीनों लड़कों का संपर्क पाकिस्तान के कमांडर्स आतंकवादियों से था। ये ट्रेनिंग लेने के बाद कश्मीर में आतंक फैलाना चाहते थे। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।